हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा अब चल रहा है सामान्य भूगोल। और सामान्य भूगोल में भी हम कर रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो अभी हम चैप्टर 5 की बात करने जा रहे हैं, जो है अनुवांशिकता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा जरूर। एंड गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो गाइज देखिए, मेरे पास कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है दूसरा, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी आप लोगों को। तो दोस्तों, ये है आपका सिलेबस दोनों साइड। ये पूरा फिलहाल अभी जो हम चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो नहीं आ पाती दोस्तों, आगे के भी यहाँ पे टॉपिक्स देख लीजिए, हमें कौन कौन से आगे करने हैं। काफ़ी कुछ है करने को, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा चैप्टर अनुवांशिकता। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहले नोट्स करेंगे और इसी वीडियो में सारा हो जाएगा, नोट्स भी और क्वेश्चन आंसर भी। तो देखिए, यहाँ लिखा है सजीवों के वे लक्षण। सजीव मतलब जो जीवित है। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, वंशागत या फिर अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। मतलब कि जैसे माता पिता से अपने संतान में कुछ लक्षण जो है, कुछ क्या अधिकतर जो है वो जाते हैं, अधिकतर क्या सारी जाते हैं, कुछ माता से जाते हैं, कुछ पिता से जाते हैं। चलिए, तो हम उसको अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं या फिर वंशागत बोलते हैं, ठीक है। वंशागत लक्षण, अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। तो अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं अनुवांशिकता। एक साइड से दूसरी साइड जाना, यानी एक माता पिता से बच्चों में जाना अगर, तो वो हो गया अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता की खोज किसने? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने की थी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर लिखा है ये ऑस्ट्रेलिया देश के क्या है आपका ब्रूनन नामक शहर में क्या थे? पादरी थे, यानी पादरी थे ऑस्ट्रेलिया में। फिर लिखा है इन्हें, ये कोई शहर तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इन्हें आधुनिक अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। तो आपको एक ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, यानी कि इनका नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो ये मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने उद्यान मटर के पौधे के 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए क्या है, संकरण प्रयोग किए और इसका अध्ययन किया। मतलब कौन से इस मटर, ये है क्या, उद्यान मटर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इस पे ही उन्होंने क्या किया, क्या अध्ययन किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो इनका लाइक इन्होंने जो अनुवांशिकता के बारे में बताया, ठीक है। अब इसमें लिखा है इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। अब इन्होंने जो नियम दिए, अच्छा प्रयोग किस मटर पे किया है तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, नियम एक हो गया प्रभाविता का नियम, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा हो गया पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 नियम है, रट लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे, हम पढ़ेंगे। मतलब इसमें लिखा है जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोजोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। तो हमने कहा, जो सपोज कि क्रोमोजोम एक बस है, ठीक है, मान लेते हैं, या एक एरोप्लेन है, और इसमें क्या बैठे हैं, अनुवांशिक लक्षण, ठीक है। अब ये यहाँ से ये बस चलना स्टार्ट हुई और कहाँ पहुँची है, यहाँ, यानी कि माता पिता से चली और वो बच्चों तक पहुँच गई। यानी कि जो बस का काम कर रहा है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड ले जाने का काम कर रहा है, वो कर रहा है क्रोमोजोम, ठीक है। अब ये जो है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के? तो क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का हमने काम देख लिया क्या होता है। दूसरा, ये किसके बने होते हैं आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अब क्रोमोजोम नाम सर्वप्रथम वॉल्डेयर 1888 में प्रस्तुत किया। मतलब ये किसने दिया ये नाम, वॉल्डेयर, याद रखिएगा। तो हमने अभी तक 2 नाम याद रखे, एक तो है आपका मेंडल, दूसरा आपका है ये वॉल्डेयर, ठीक है। क्रोमोजोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, जीन कहलाती है। मतलब जब आप क्रोमोजोम देखते हैं ना गाइस, तो उसमें क्या होता है, तो जो ये काम करती है, मतलब इसने कहा क्रोमोजोम पर जो है स्थित जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। ये होता है आपका डीएनए, ठीक है। तो इसने कहा कि क्रोमोजोम पर स्थित जो डीएनए की बनी कुछ संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, अनुवांशिक लक्षणों को एक जगह से दूसरी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। तो हम उस जो संरचना है ना डीएनए की बनी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीन जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है।
सबसे छोटी इकाई अनुवांशिकता की जीव, ठीक है, शरीर में जीवों के। ओके, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित स्थिर होती है, यानी कि फिक्स होती है, गुणसूत्र फिक्स होते हैं। फिर गुणसूत्रों की संख्या जो है आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती। मतलब कि हम कहें कि यार बचपन में 4 गुणसूत्र थे, बुढ़े होते होते वो 3 हो गए या फिर 6 हो गए, ऐसा नहीं होता, जो है वही रहेगा हमेशा। अब किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम क्या बोला, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, ठीक है। देखिए टोटल जितने भी जीन है ना, मतलब इसने कहा कि कोई जीव है तो उसमें जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, उनका एक अनुक्रम होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। तो जीनोम के सभी गुणसूत्रों की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो संगठन है उसको हम बोलते हैं जीनोम चित्रण, यानी कि जीनोम मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है इसने कहा प्लवमान जीन या फिर हम बोल देंगे जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बारबरा मैक्लीटोंग, ठीक है, इन्होंने किया। किसका, जंपिंग जीन। तो इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे उन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया। तो किस पौधे पे इन्होंने किया, देखो जंपिंग जीन के लिए नाम आया बारबरा का, ठीक है। तो इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और इन्होंने किस पौधे पे किया है, तो मक्के के पौधे पे किया। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उसे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। मतलब इसने कहा कि जो जंपिंग जीन द्वारा जो है कुछ जो जंपिंग जीन है उसमें उसके द्वारा अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, कौन सा परिवर्तन, अनुवांशिक परिवर्तन। तो अनुवांशिक परिवर्तन का जो असर है ना, तो जो आगे जो मक्का आने वाला है ना उस पर पड़ेगा। तो आगे जो मक्का आया उस पर क्या हमने देखे, धब्बे, ठीक है। तो ये परिवर्तन की वजह से है। कौन सी जीन के परिवर्तन की बात हुई है यहाँ पे, जंपिंग जीन। अब लिखा है नए प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिका मतलब सेल्स, तो सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या फिर हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन कहते हैं, ठीक है, जिसका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी इसने यहाँ बोला कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। क्या करते हैं ये, विकास प्रक्रिया में इनका क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मतलब अम्ल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं 2 टाइप के। तो कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो गाइस ये देखिए ना, न्यूक्लिक एसिड Na, तो ये एक तो हो गया ये DNA और एक हो गया आपका RNA, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड के बहुलक होते हैं। किसके पॉलीमर्स होते हैं, ये न्यूक्लियोइड के, ठीक है। अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो बहुलक में यही होता है गाइस, बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बन गया, मतलब बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बन गया, ये और ये, ठीक है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसने कहा कि भैया बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, एक फिर प्लस एक और, फिर प्लस एक और, प्लस एक और। तो इसने कहा ये जो एक बहुलक बना है ना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का जो ये बहुलक बन गया, तो इससे हमने क्या बनाया, डीएनए बनाया और आरएनए बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसने कहा जो ये न्यूक्लियोटाइड है ना, ये 3 अणुओं से मिलकर बने हैं। किससे, 3 अणुओं से मिलकर बने। एक नाइट्रोजनी बेस, इसमें 2 होते हैं, देखो प्यूरीन और पिरिमिडीन, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा, हमने कहा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो इसका बहुलक क्या बनाता है, इससे क्या बनता है, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। अब इसने कहा एक न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के अणु होते हैं। अब वो 3 प्रकार के अणु, एक हो गया आपका नाइट्रोजनी बेस, एक हो गया आपका पेंटोज शुगर और एक हो गया आपका फॉस्फेट। ये 3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजनी बेस में भी 2, इसमें एक पढ़िएगा प्यूरिन, एक हो गया आपका पिरिमिडीन। तो इसे याद करिए क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या, प्यूरिन बेस की अगर बात करें तो इसमें देखिए एडेनिन है, आपका ग्वानिन है, ठीक है। तो जो प्यूरिन बेस है वो डीएनए आरएनए दोनों में समान होते हैं। मतलब इसने कहा जो डीएनए है आरएनए दोनों है उसमें क्या हो गया आपका एडेनिन और ग्वानिन होता है, अगर आप बात करें हैं प्यूरिन बेस की, ठीक है। फिर अब दूसरी बात करेंगे पिरिमिडीन बेस की, तो इसमें क्या होता है, आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। मतलब कहानी ये है कि कुछ
अच्छा डीएनए में, अच्छा तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या हमने कहा, जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं इसमें 3 अणु होते हैं, जिसमें एक होता है नाइट्रोजनी बेस। तो इसने कहा नाइट्रोजनी बेस में दो हुए, एक तो हो गया आपका प्यूरीन, एक हो गया आपका पिरिमिडीन, ठीक है, ये 2 हो गए। तो देखिए प्यूरीन में 2 होते हैं और पिरिमिडीन में भी 2। हमने क्या पढ़ा, प्यूरीन में कौन कौन से होता है, एक हो गया इसका एडेनिन, एक हो गया आपका गुआनिन, ठीक है। और पिरिमिडीन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो गाइस इसमें एक होता है साइटोसिन। अब देखो कहानी चौथे पे चेंज होती है। चौथे पे मतलब अगर आप आरएनए ले रहे हैं तो वहाँ पे होगा यूरेसिल, यू से यूरेसिल, ठीक है। और अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूरेसिल की जगह क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप आरएनए की बात कर रहे हैं तो यूरेसिल होता है, और अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो थाइमिन होता है, ठीक है। बस इतना सा चेंज है, मतलब चेंज हमारा कितने में है, यानी कि 3 तो एक जैसे होते हैं, चेंज हमारा सिर्फ इसमें आता है कि जब आरएनए की बात करते हैं यूरेसिल, और जब आप डीएनए की बात करते हो थाइमिन होता है, ठीक है। मतलब 1 2 3 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ये चौथे वाले में एकदम चेंज है। बस इतनी सी बात इसने कही। फिर आगे इसने लिखा है डीएनए में क्या है, डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में क्या होता है आपका, राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। तो देखिए नाम से देखिए, तो ये हो गया, ये तो न्यूक्लिक, देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, ये ठीक है। तो Na और Na तो दोनों का सेम है, ठीक है। अब D और R क्या है, तो D इसने कहा कि D से हो गया डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। और RNA में क्या है, सिर्फ और सिर्फ राइबोज, ठीक है। D का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबोज, और RNA में तो डीऑक्सी है नहीं, सिर्फ राइबोज। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसलिए लगा यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज किया। तो मतलब इसने ये कहानी ये बोली है कि भैया हमें जो लगता है कि डीएनए की खोज इन्होंने करी है, तो ये एक गलत अवधारणा है। चलो आगे बढ़ते फिर। तो इसने बोला कि इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए की कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। मतलब गाइस ये हुआ कि खोज इन्होंने नहीं करी थी, उन्होंने डीएनए की खोज हो चुकी थी, इन्होंने क्या करा था, जो ऐसे करके कुंडली बनी होती है ना ये, ठीक है। तो ये कुंडलीकार विन्यास इन्होंने प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सबसे पहले 1869, देखो 1953 से पहले 1869 में जो है आपका स्विस रसायन शास्त्री, क्या नाम है, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो हमें नाम देखिए, खोज में हमें नाम याद रखना है फ्रेडरिक मिशर का। कब करी, 1869 में करी। लेकिन अगर हम जो इसका ये स्ट्रक्चर होता है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे है जेम्स वॉटसन हो गए, फ्रांसिस क्रिक हो गया, आपका विल्किंस हो गया, और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने करी थी। कब की बात है ये, 1953 की बात है, यानी कि 1869 के काफ़ी बाद की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों लिखा है कि सामान्यतः डीएनए आरएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। इसने कहा डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, मतलब इसने कहा हमने डीएनए से क्या करा, आरएनए की कॉपी बना दी। ये प्रक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। देखिए सिर्फ और सिर्फ वायरस की बात बोली इसने, वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या है, जो डीएनए से आरएनए की तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, लेकिन जो आरएनए से डीएनए की तरफ जा रहा है उसको हम रिवर्स, यानी कि उल्टा रिवर्स, देखिए आरएनए से डीएनए की तरफ जा रहा है तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब लिखा है कि इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है एंजाइम भाग लेता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम भाग लेता है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें लिखा है एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं की डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। यानी इसने ये बोला कि भैया जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे लोग हैं उनके डीएनए में, उनका जो डीएनए है उसमें हो सकता है कि चेंज
हो जाए, मतलब ये खतरा बना रहता है क्योंकि वो इतनी एक्सरे देखिए हमारे शरीर के लिए अच्छी होती नहीं है, हैं एक्स किरणें मतलब, ठीक है। तो अगर आप उससे रिलेटेड किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके डीएनए में चेंजेस आ जाए, ठीक है, ये खतरा बना रहता है। ध्यान तो है कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, यानी डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, यहाँ थोड़ा फेड है, मैंने एक्चुअली में पूरी लाइंस पढ़ दी हैं। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म फटाफट। इसमें लिखा है आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ के आए। इनका नाम है आपका मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। चलिए अब लिखा है ये देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं पढ़ देती हूँ, हो सकता है आपको दिखे ना था। तो अनुवांशिकता के जनक कौन है भैया, यही पूछा है। चलिए, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था, तो भैया हमने क्या पढ़ा था, एक मटर था वो, ठीक है, उद्योग मटर वहाँ पढ़ा था। ये आपका है गार्डन पी मटर, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देखें। तो मेंडल को हमने बोला आधुनिक अनुवांशिकी का पिता बोल दिया। तो इन्होंने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था और मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे पे मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया। इसमें इनके 3 नियम थे। पहला हो गया प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम ना ऐसे याद रखिए आप, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, भैया यहाँ पे है लैंगिक जनन, ठीक है। देखिए लैंगिक जनन यानी कि एक इसमें मादा होगी, एक इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है, वही होता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है कि मेल और फीमेल दोनों को मिलना पड़ेगा, नहीं। चलिए आगे है आपका जीनोम चित्रण, यानी कि जीनोम मैपिंग का इससे संबंध है। देखिए जीनोम चित्रण में क्या था आपका, जीन्स का चित्रण किसमें क्या है, जीनोम चित्रण। तो ये जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव में डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का जो जीन होते हैं उनका जो अनुक्रम होता है उसको हम बोलते हैं जीनोम, यानी डीएनए में जितने भी जीन्स हैं उसका एक अनुक्रम होता है, ठीक है, तो एक सीक्वेंस में बने होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जीनोम, ठीक है। अच्छा, जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और कार्यात्मक संगठन क्या कहलाता है, आपका जीनोम मैपिंग कहलाता है। तो वेरी सिंपल, आप लोग को पता होना चाहिए भी। अब लिखा जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा, हमने कहा था वो एक बस जो क्या करती है, अनुवांशिक लक्षण को माता पिता से जनक तक ले जाती है। तो वो बस हमने किसको बोला था, क्रोमोजोम्स को बोला था। तो इसने कहा कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोजोम द्वारा क्या है, संतानों में ले जाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसका जो नाम प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वॉल्डेयर। 1888 की कहानी है ये। कोशिका विभाजन के समय, देखिए कोशिका यानी कि सेल जब उसका विभाजन होता है तो उस समय क्रोमेटिन जलिका कि धागे के समान छोटे छोटे क्रोमेटिन क्या है, जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। तो जिन पर क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। यदि भी अधिकतर जीन्स जो है डीएनए के भाग है, परंतु कुछ विषाणु यानी कि हमने कहा वायरस, तो कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें आरएनए के भाग होते हैं आपके जीन्स, है ना। तो हम भैया कहानी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम डीएनए की बात करते हैं, लेकिन जहाँ वायरस आ जाता है वहाँ हम कुछ वायरस में आरएनए की बात करते हैं। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल एक लिखा है रियो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था, आपका ओके, इसमें लिखा है सूटन और बोवेरी, ठीक है। चलिए, जीन है तो इसमें लिखा है डीएनए का एक भाग है, ठीक है। बस जैसे आपका ना ऐसे करके ये डीएनए ऐसे थे, तो उस पर छोटे छोटे जीन्स होते हैं। जीन्स का काम क्या होता है, एक जो आपके शरीर में, मतलब माता पिता के शरीर में जो लक्षण है, मतलब जो आपके शरीर में जो लक्षण होंगे ना उसको प्रदर्शित करता है, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि आपके एक जीन ऐसा बताएगा ना कि आपके बाल का कलर ब्लैक होगा, एक जीन शायद ऐसा बताए कि आपके स्किन का कलर ये होगा, एक जीन आपका ये बताए कि आपके कुछ भी ऐसा ही, ठीक है, जो आपसे आपके शरीर से रिलेटेड सारे लक्षण। प्रत्येक गुणसूत्र में
डीएनए का अत्यधिक लंबा कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। तो इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन बोलते हैं। जैसे मैंने ये बोला था कि ये तो उसके छोटे छोटे खंड कर दो तो उसको हम बोलते हैं जीन्स। अब जैसे सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से लेकर 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, लिखा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। ओके, तो गाइस इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो ये कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, जब ये कोविड चल रहा था तो हम बोलते थे भैया वायरस में ना वायरस जो है म्यूटेट कर गया, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। देखिए यहाँ पे बहुत कितना आसान तरीके से जीन के भीतर जो अनुक्रम है, अनुक्रम आधार पर परिवर्तन हो रहा है। हम यही तो कहते थे यार वायरस म्यूटेट कर रहा है, यानी उसके जीन में कुछ चेंजेस हो जा रहा है और नया वायरस बन के आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को हम म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहते हैं। फिर उद्ध विकास के लिए अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई अनुवांशिकता की क्या होती है, जीन होती है। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का आधार या उसका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, आपकी जीन कहलाती है। मतलब सबसे छोटा जीन, उससे ऊपर डीएनए मान लीजिए और उससे ऊपर आप क्रोमोसोम पे चले जाइए। ठीक है, तो जो है जीन जो है जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की क्या है, मूलभूत इकाई है। चलिए, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, स्थिर होती है, मतलब ये चेंज नहीं होती है अगर हम एज की बात करें या फिर हम अगर वजन की बात करें। तो सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित या स्थिर बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, यानी कि अनुवांशिक लक्षणों का अगर नियंत्रण कर रहा है तो वो कौन करेगा, तो यहाँ कर रहा है डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। फिर इसमें लिखा है प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अभी हमने पढ़ा था बारबरा, तो बारबरा मैक्लिंटॉक। चलिए, तो गाइस ये जो पूरी कहानी है वैसे तो पढ़ते हुए आए हैं, चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है आपका प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था 1983 में। इस विशेष अनुसंधान के लिए उनको क्या मिला है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने मक्के के पौधे पर अनुवांशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ अनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने क्या देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्के के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। तो नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व यानी कि ट्रांसपोजोन कहते हैं, और इसके विकास की प्रक्रिया में ये क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। चलिए महत्व होता है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर है आपका, देखिए इसमें है एडिसिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, ये टायरोसिन जैसा कुछ नहीं पढ़ा हमने अभी तक। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो हमने लिखा जो ओके चलो समझे, यहाँ पे लिखा है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एमिनो एसिड होते हैं। फिर टायरोसिन एक क्या है, आपका अत्यत्विक एमिनो एसिड होता है, यानी कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। आज में लिखा है टायरोसिन नामक एमिनो एसिड डीएनए में मौजूद क्या है, एक यौगिक है जो कि एमिनो एसिड नहीं बनाता। अब डीएनए एक क्या है, न्यूक्लिक एसिड है जो कि जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति कहाँ जनक से कहाँ ले जाता है, संतान में ले जाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो कैसे क्या होती है आपका डीऑक्सीराइबोज। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक हो गया आपका डीएनए, एक हो गया आपका आरएनए। ठीक है, यानी कि डीऑक्सी
राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा हो गया आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। प्रत्येक न्यूक्लिक एसिड के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। तो डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड अणु में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनी समाक्षार, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और यहाँ पे लिखा है साइटोसिन होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है डीएनए में, ये 4 हमने पढ़े थे वही होते हैं। इसके विपरीत अगर हम आरएनए की बात करें तो इसकी कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, साइटोसोल में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, ठीक है। अच्छा, इसके न्यूक्लियोइड्स अणु में शर्करा, राइबोज और जो आपका नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं उसमें क्या होता है, देखो एडेनिन, डीएनए में, आरएनए में एडेनिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ पे भी ग्वानिन। मतलब ये कहानी हम पढ़े हैं डीएनए की और ये कहानी पढ़े हैं आरएनए की, ठीक है। फिर यहाँ पे है ओके, फिर यहाँ है साइटोसिन, यहाँ पे भी देखिए साइटोसिन है। लेकिन जो चौथा हमने कहा था चेंज होगा वो था यहाँ पे थाइमिन डीएनए में और आरएनए में था यूरेसिल। चलिए, डीएनए की खोज किसने करी, तो गाइस देखिए इस वाले जो है ना इसमें कहीं इसका नाम नहीं है कि किसने करी, खोज किसने करी। तो भैया जो गलत बात है वो ये है कि जेम्स वॉटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने, यहाँ पे विल्किंस ने या फ्रैंकलिन ने इन्होंने डीएनए की खोज करी, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो उसका ये था ना कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। अगर हम खोज की बात करें तो ये करी थी फेडरिक मिशन ने करी थी। कब करी थी, 1869 में। और ये जो कुंडलीकार जो विन्यास है उनका, उसका प्रस्तुत कब किया था, 1953 में किया था। इन्हीं लोगों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। डीएनए की द्विकुंडलिनीय संरचना किसके द्वारा की गई, तो ये भैया हमने नाम पढ़े 2-3, एक यहाँ पे वॉटसन, एक क्रिक, दोनों ही नाम है, ठीक है। तो देखिए एक क्रिक दे रखा है, एक वॉटसन दे रखा है, इसके अलावा भी विल्किंस भी हो सकता है और फ्रैंकलिन भी हो सकता है, ये 4 नाम है। तो इसमें लिखा है ये कहानी कुछ देखिए, वॉटसन हो गया, फ्रांसिस क्रिक हो गया, विल्किंस हो गया, आपका फ्रैंकलिन है। इन लोगों ने क्या किया, एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की जो ये आपका ये द्विकुंडलिनी जो इनकी संरचना है उसको प्रस्तुत किया है। और इनके अनुसार क्या है, एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, ऐसे ऐसे, बल्कि क्या होता है, सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी, ठीक है, यानी कि डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं। प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या फिर आपका लिखा है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। चलो इतनी कहानी कोई नहीं पूछ रहा। राइबोजाइम्स होते हैं जैसे आरएनए, ठीक है, आंसर है हमारा। तो इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या फिर राइबोजाइम्स आरएनए अणु है जो कि विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखता है। आरएनए की इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर कैच तथा सिडनी अल्टमॉन को 1989 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब लिखा है अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ है आंसर सिर्फ 2, यानी कि जो एक्सरे तकनीक के से रिलेटेड उसमें काम करते हैं, यानी एक्सरे तकनीकज्ञ होते हैं जो, उनके डीएनए में उन्हें खतरा होता है कि उनके डीएनए में परिवर्तन हो सकता है। देखिए एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के जो आपका डीएनए है उसमें स्थायी परिवर्तन का खतरा होता है। डीएनए क्या है, एक आपका न्यूक्लिक एसिड है जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। देखिए कहानी खत्म हो गई, इतनी सी थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो है जैव उर्वरक।